हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो शेष प्रश्न रह गए हैं पहले उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो बताइए, परखनली शिशु के मामले में कौन सा ऑप्शन सही है? परखनली शिशु के मामले में कौन सा ऑप्शन सही है? सही जवाब है निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। जो मदाएं जो माताएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती हैं, उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन जो है कराया जाता है, जिसे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु यानी अंतःपात्र निषेचन विधि में डिंब और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है, माता के शरीर के बाहर पैट्री पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उससे बनने भ्रूण को 6 से 48 घंटों के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं। 22 आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। पहला है रोग प्रतिरोध, दूसरा है वृद्धि वर्धन, तीसरा है जंतु क्लोनिंग। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। मानव क्लोनिंग जो है मतलब कि इसके लिए सफलता जो है परीक्षित नहीं की गई है, यानी ये सही नहीं है। चौथा, आनुवांशिक या जेनेटिक जो कह सकते हैं कि जो जेनेटिक टेक्नोलॉजी है या आनुवांशिक अभियंत्रण है, इसके द्वारा रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन, जंतु क्लोनिंग आदि पर सफलता तो मिल चुकी है, लेकिन ह्यूमन क्लोनिंग पर यानी मानव क्लोनिंग पर सफलता या परीक्षण अभी पूरी से जो है सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि यह विवादास्पद तथा प्रतिबंधित है। 23 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। जीवाणु में पारक्रमण और संयुग्मन की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? याद रखिएगा, सही जवाब है लैडरबर्ग के द्वारा। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है एवं संलग्न वंशागति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉर्गन। ई कॉली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्नबर्ग। और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, सही जवाब है खुराना, यानी सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जीवाणुओं में पारक्रमण तथा संयुग्मन की खोज लैडरबर्ग एवं जिंडर तथा लैडरबर्ग एवं टाटम के द्वारा 1946 में की गई थी। एवं संलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन के द्वारा, ई कॉली से डीएनए पॉलीमरेज का वियोजन कॉर्नबर्ग के द्वारा, और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना, जेनेटिक कोड की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद खुराना के द्वारा की गई थी। 24 नंबर है, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुण सूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? इसका सही जवाब हो जाएगा, उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है और उसकी मदद से पशुओं की रोग सहनस्लें विकसित की जा सकती है। पहला और तीसरा सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डीएनए अनुक्रम के द्वारा आनुवांशिक रोगों जैसे अल्जाइमर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी तथा जीनों की अक्षमता एवं उनमें उत्पन्न दोषों के चलते होने वाली कई बीमारियों का कारण ज्ञात करके उनका उपचार संभव हो सकता है। इसके द्वारा सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात नहीं हो सकते। 25 नंबर है, एक जीव के संपूर्ण संजीन या सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रम 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था, वह जीव था। एक जीव के संपूर्ण संजीन का अनुक्रमण 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था, वह जीव था ईस्ट, यानी बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो सैक्रोमाइसिस
सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट या खमीर की एक प्रजाति है। इसके फंगी जगत में शामिल किया गया है, इसे कवक जगत में शामिल किया गया है। इसके संपूर्ण संजीन का अनुक्रम जो है 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसमें लगभग 6000 जीन और 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्मक होते हैं, बेस पेयर। 26 नंबर है, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो संबंध है किससे है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो संबंध है मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। विश्व स्तर का जो प्रोग्राम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसका संबंध मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। 27 नंबर है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बताइए। तो अगर बात करें उन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टेम कोशिकाएं भ्रूण की वे आधार कोशिकाएं हैं जिनसे आगे चलकर मानव शरीर में 210 से अधिक तरह के ऊतक बनते हैं। भ्रूण की आधार कोशिकाएं 5 से 7 दिन पुराने भ्रूण से निकाली जाती है। विकसित हो रहे भ्रूण से स्टेम कोशिकाएं निकालकर उनसे ऊतकों और अंगों का निर्माण किया जा सकता है। 28 है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में जो कथन दिया गया है कौन सा कथन सही है। सही कूट का चयन कीजिए। 3 स्टेटमेंट है। पहला है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। तीसरा, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें तो पहला छोड़कर दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेम कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली वे कोशिकाएं हैं जिन्हें करने के लिए शरीर ने कोई खास काम नहीं दिया है। एक स्टेम जिस तरह शाखाएं, तना जो होता है, जिस तरह से शाखाएं, पत्तियां, प्रतान, कलियां, फल, फूल, बीज बना सकता है, उसी तरह स्टेम सेल्स में भी शरीर की सारी कोशिकाओं की भूमिका निभाने की क्षमता होती है। ये कोशिकाएं शरीर का कच्चा माल हैं जिन्हें शरीर के विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। स्टेम सेल उपचार के तहत विभिन्न रोगों के निदान के लिए स्तंभ कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से कॉर्निया प्रत्यारोपण में और हृदयाघात के कारण क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के उपचार में सफलता मिली है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। 29 है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट को एक बार देखिए। तीसरा कह रहा है कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती है। चौथा, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का जो है सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तीसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सत्य है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, दूसरा है वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीजपूटी अवस्था से व्युत्पन्न होती है, जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजपूटियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके।
स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं को भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार डी अभिष्ट उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ये केवल एम्ब्रॉय यानी भ्रूण में पाई जाती हैं, यानी जो असत्य है यानी सही नहीं है वो है डी ऑप्शन। स्टेम सेल्स एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों और ऊतकों में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 31, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है स्टेम कोशिकाओं का? तो सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, यानी ऑप्शन ए। स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती हैं जिनसे शरीर के किसी भी अंग की कोशिका को तैयार किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर के किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेम कोशिका को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर भ्रूण, वयस्क तथा कॉर्ड ब्लड में बांटा जाता है। अधिकांशतः स्टेम कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मौलिक कोशिकाओं के अनुसंधान को लेकर काफी विवाद है। कारण यह है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट हो जाता है। इसीलिए नैतिकता के आधार पर इस तरह के अनुसंधानों का विरोध होता रहा है, मगर मौजूदा दौर में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है जिसमें भ्रूण को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। गर्भनाल का रक्त, दांत, अस्थि मज्जा आदि स्टेम कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं। 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। पहला है, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। यह भी सही है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। यह भी सही है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सत्य हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत जीन एडिटिंग के तहत भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित कर वांछित अंग का निर्माण किया जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य है। 33, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? सही जवाब है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, यानी सी ऑप्शन। कायिक कोशिका नाभिकीय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग जंतुओं के प्रजननीय प्रतिरूपण या जननीय क्लोनिंग के द्वारा आनुवांशिक तौर पर विभिन्न पशुओं के निर्माण के लिए किया जाता है और इस प्रक्रिया में एक दाता वयस्क कोशिका से किसी नाभिक विहीन अंडे में नाभि का स्थानांतरण करना शामिल होता है। 34, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकीय उपागम है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकीय उपागम है। इसका सही जवाब हो जाएगा एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, ऑप्शन ए। एक बी लिम्फोसाइट
और एक माइलोमा कोशिका के संलयन से प्राप्त संकर कोशिका हाइब्रिडोमा कहलाती है। हाइब्रिडोमा क्लोनों को पात्रो कल्चर यानी इन विट्रो करके एक क्लोनीय प्रतिरक्षियों का उत्पादन करते हैं। इसे हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके विकास के लिए जी कोहलर तथा सी मिल्स्टाइन को 1984 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 35 है, बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। तो देखिए, संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की जो पाइरेसी है इसको रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, यानी उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। डी ऑप्शन। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्युता को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, कौन सा कथन सही है? पहला है, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। क्या यह सही है? बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो यह सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। गलत है। भारत में पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, यानी सी ऑप्शन, केवल तीसरा जो है कथन है वो सही है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3J के तहत किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को मतलब कि आविष्कार के श्रेणी से बाहर रखा गया है। इसका भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। भारत में सितंबर 1958 में बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड गठित किया गया था, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3J के तहत पादप और पादप प्रजातियों का आविष्कार नहीं माना जा सकता। भारत में पादप और पादप प्रजातियां पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। 37 नंबर है, कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। किससे लिया गया है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा जीवाणु से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किया गया है, जिसे जीवाणु बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस के द्वारा तैयार किया गया है। इस जीव विष का नाम बीटी है। बीटी जीव विष जिन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों की प्रतिरोधकता को उत्पन्न करता है, जिसे इसमें कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से जैव पीड़कनाशियों का निर्माण होता है, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का इत्यादि। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 38 है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसाटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के आविष जीन यानी टॉक्सिन जीन का इस पारजीनी कपास में अंतरण हुआ है? बताइए। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसाटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणुओं में से किस एक के आविष जीन यानी टॉक्सिन जीन का इस पारजीनी कपास में अंतरण हुआ है? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस यानी बी ऑप्शन, बैसिलस थ्यूरियनजिएंसिस। 39 है, सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक है। सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह एक क्या है? वह एक क्या है? जीवाणु है। बी ऑप्शन। 40 नंबर है, कथन ए, कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। कारण आर, बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक विशेष जीवाणु बैसिलस थुरिनजिएंसिस यानी संक्षेप में बीटी कहते हैं से प्राप्त किया जाता है। इसकी कुछ नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरॉन यानी तंबाकू की कलिका की सैनिकेट, डिप्टेरॉन, मक्खी इत्यादि को मारने में सहायक है। विशिष्ट बीटी जीव विष इस विशेष जीवाणु से पृथक करके कई फसलें जैसे कपास में जो है समाविष्ट किया जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 41। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? तो सही जवाब है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसली पौधों को विकसित करने में मदद करती है। बोलगार्ड प्रौद्योगिकी विनाशकारी बोलवर्म संक्रमण के खिलाफ कपास की फसल को सुरक्षा प्रदान करती है। बोलगार्ड 1 बीटी कॉटन यानी सिंगल जीन टेक्नोलॉजी भारत की पहली बायोटेक फसल तकनीक है। 2002 में भारत में व्यवसायीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। बोलगार्ड 2 तकनीक एक बेहतर डबल जीन तकनीक है। 42 बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है बैंगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैंगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य क्या है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए कमेंट कीजिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा इसे नाशक जीव सह बनाना है। इसका लक्ष्य क्या है? नाशक जीव सह बनाना है, यानी कोई इस पे कीट या कोई जो है बाहरी रूप से इस फसल को बर्बाद करने में सक्षम नहीं होगा। तो मतलब कि कीटों से कीट प्रतिरोधी बनाना है, कहने का मतलब यह है। बीटी बैंगन जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी से विकसित बैंगन की एक नई किस्म है। इसमें बैगन में बैसिलस थ्रिनजिएंसिस नामक जीवाणु के 20 जीन क्राई1AC को निवेशित किया जाता है, जिसे एक प्रकार का जो है टॉक्सिन उत्पन्न होता है जो बैगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों और ब्रिंजल फ्रूट बोरर, सूट बोरर आदि के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार बीटी बैंगन के विकास का उद्देश्य इसे नाशक जीव सह बनाना है। 43 है बीटी बैंगन है। बीटी बैंगन क्या है? बीटी बैंगन आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैंगन है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 44। भारत में बीटी बैंगन के परिवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? भारत में बीटी बैंगन के परिवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के परिवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है। यानी तीसरा और चौथा जो है इसके संदर्भ में सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बीटी मिट्टी में पाए जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। इसमें पाए जाने वाला एक विशेष जीन क्राई1AC जिसे कहते हैं बैंगन में निवेश कर दिया जाए तो वह एक विष उत्पन्न करता है जो बैंगन में लेपिडोप्टेरॉन कीटों जैसे ब्रिंजल फ्रूट, ठीक है, सूट बोरर और फ्रूट बोरर के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इस प्रकार उत्पादन में वृद्धि होती है। बीटी बैंगन फसल सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन ऐसी आशंका है कि बीटी विष से जो है मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जब जीन अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति ने बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती के लिए अक्टूबर 2009 में अनुमति प्रदान की तो इसे लेकर जनाक्रोश इतना भड़क उठा कि अंततोगत्वा सरकार ने 9 फरवरी 2010 को इसकी खेती के फिलहाल स्थगन की जो है घोषणा कर दी। 45 है भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों या जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में विकसित आनुवांशिकता रूपांतरित सरसों या जीएम सरसों के संदर्भ में जो कथन है इस पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन सही है।
तो देखिए, जीएम सरसों वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, यानी केवल दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही जवाब है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स के वैज्ञानिकों ने जीएम सरसों का विकास किया, जिसमें एक मृदा जीवाणु से 2 जीन प्रविष्ट कराए गए हैं जो इसमें पर परागण एवं संकरण को सुकर बनाते हैं। ये जीन पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण जो है नहीं देते हैं। 46 है, पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 4 स्टेटमेंट है, सही क्या क्या होगा। तो सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पादन में पोषकीय मान बढ़ाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, यानी सी ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा सही है। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों को ऊतक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कमाल से उनमें नैसर्गिक जीनों के अतिरिक्त मनोवांछित जीन प्रविष्ट कराए जाते हैं, मानव की इच्छा के अनुसार प्रविष्ट कराए जाते हैं जीन को, जिससे उनमें रोगरोधिता, कीटरोधिता और विषाणुरोधिता जैसे गुणों का समावेश हो जाता है। इससे भरपूर फसलें ली जा सकती हैं। इससे क्या होता है, भरपूर फसलें ली जा सकती हैं, पौष्टिकता युक्त प्रोटीनें डाली जा सकती हैं, प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलने में भी ये सक्षम बनाया जा सकता है। 47, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें जो स्टेटमेंट है पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, कुछ पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। जैसे जीनोम अनुक्रमण की कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका प्रयोग आनुवांशिक सूचकों की पहचान करने में किया जाता है जो फसलों में रोग प्रतिरोधकता और सूखा सहिष्णुता जैसे गुणों को विकसित करने के लिए ये आवश्यक है। यानी फसलों में रोग नहीं लग सकता, सूखे स्थानों पर भी ये मतलब कि उगाया जा सकता है, सूखा क्षेत्रों में, और इससे नई फसलों को विकसित करने में कम समय लगता है। साथ ही यह फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। ए कह रहा है कि सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। दूसरा, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं और पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है, किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचिक सरणी का अभाव होता है। यानी इसमें जो सही जवाब है ए और बी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। बी मतलब कि ए और बी यानी सी ऑप्शन। फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टमाटर है, टोमेटोज है। यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उत्पादित पहली ऐसी आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल है जिसे मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया था। टमाटर में ऐसा जीन डाला गया था जो टमाटर के पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसके फलस्वरूप टमाटर पौधे पर ही लंबे समय तक रह सकता है, जिससे उनमें स्वाद अधिक मतलब कि स्वाद अच्छा आएगा। साथ ही बाजार में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान वे दृढ़ रहते हैं। पौधे पर पके फलों को बाजार में भेजने से हरे फलों को तोड़कर उन्हें कृत्रिम रूप से एथिलीन के द्वारा पकाने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। एथिलीन के द्वारा पके टमाटरों में रंग तो आ जाता है, लेकिन पौधों पर पके टमाटरों जैसा पूर्ण स्वाद नहीं आ पाते। 49, निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रवी नर बंध्यता, जीन निर्वता, इनमें से कौन से ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य नर बंध्यता और जीन निर्वता, यानी दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है कोशिका द्रव्य नर बंध्यता और जीन निर्वता।
मुकुलन और रोपण से पादपों की आनुवांशिक संरचना नहीं बदलती। 50, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, पुष्पीय पादप। उपयुक्त जीव प्रकारों में से किसकी या किनकी कुछ प्रजातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इन तीनों का जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बैसिलस थ्रियनजिएसिस एक जीवाणु है। बैसिलस थ्रियनजिएंसिस एक जीवाणु है जिसका प्रयोग जैव कीटनाशक के तौर पर किया जाता है। ब्यूवेरिया बैसियाना नामक कवक भी एक प्रमुख जैव कीटनाशक है। जैव कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाले पुष्पीय पादप का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नीम है। जैव कीटनाशकों का पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि इनके अवशेष बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके बाद 51, इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? कौन एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है? तो याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया है। बैसिलस थ्रियनजिएंसिस। बीटी या बैसिलस थ्रियनजिएंसिस मृदा में पाए जाने वाला एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। यह अपने जीवन काल की कुछ अवस्था में कीटनाशक प्रोटीन का उत्पादन करता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। बचे हुए प्रश्नों को नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।